हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर मुकेश चौधरी और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल डाइव इनटू फिजिक्स पे। डियर स्टूडेंट्स, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक बार लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अपने फीडबैक्स और डाउट्स कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि हमारा आपकी पढ़ाई के प्रति मोटिव यही होता है कि पढ़ाई ऐसी हो जो दिमाग पे छप जाए, दैट इज स्टडी दैट मीन्स। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोग जेई मेंस के प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व करने की एक सीरीज स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमारा सबसे पहला चैप्टर रहेगा यूनिट्स, डायमेंशन एंड मेजरमेंट। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, जेई मेंस के प्रीवियस क्वेश्चन में जितने भी हमारे यूनिट्स, डायमेंशन एंड मेजरमेंट के क्वेश्चंस आए हैं उनको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें हमारा सबसे पहला टॉपिक है टॉपिक 1, दैट इज यूनिट्स। तो यहाँ पर हमारे यूनिट से रिलेटेड क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा सबसे पहला सवाल जो हमें दिया गया है वो है कि इफ़ ई एंड एच रिप्रेजेंट द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटाइजिंग फील्ड रिस्पेक्टिवली, देन द यूनिट ऑफ ई बाई एच विल बी। कहा गया है कि अगर ई हमारी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है और एच हमारी मैग्नेटाइजिंग फील्ड है, तो आपको बताना है कि ई बाई एच का जो रेशियो होगा क्या होगा, वो यहाँ पर ऑप्शन से हमको बताना है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमें पता है कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट, इट इज गिवन बाय पोटेंशियल ग्रेडियंट, दैट इज पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, एंड एच is given by turn density into current. So we can say this is basically your potential per unit length and H is our turn density into current. Turn density यानी कि number of turns per unit length for a solenoid. So we can say it is equals to total number of turns of a solenoid into current upon में total length of the solenoid. तो यहाँ पर क्योंकि हमें सिंपली इसकी यूनिट बतानी है, तो हम लोग यहाँ पर लेंथ से लेंथ को कैंसिल आउट कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा पोटेंशियल अपॉन में नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट, राइट। तो देखिएगा, नंबर ऑफ टर्न्स ये तो सिंपली हमारा एक नंबर है, और पोटेंशियल अपॉन करंट वी नो इट इज रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस की जो यूनिट होती है इट इज गिवन इन टर्म्स ऑफ ओम। So here we can say our correct answer is option A, that is ohms, right? तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा, एकदम सिंपल क्वेश्चन था। तो चलिए फिर हम लोग हमारा अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखिएगा, यहाँ पर हमें लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच करना है। लिस्ट 1 में हमें फिजिकल क्वांटिटीज दे रखी है और लिस्ट 2 में इनकी करस्पॉन्डिंग यूनिट्स पूछी जा रही है। तो लिस्ट 1 में हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज है रीडबर्ग कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट, मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी एंड लास्टली कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो इनको हमको इनके यूनिट्स के साथ लिस्ट 2 में मैच करना है। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले जो हमें दिया गया है वो है हमारा रीडबर्ग कांस्टेंट। रीडबर्ग कांस्टेंट के बारे में हम लोग हमारे 12th के सिलेबस में स्टडी करते हैं, और उसमें हम लोग ये जानते हैं कि एक एटम में जब इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जंप करता है तो वहाँ पर एक एनर्जी वेव जनरेट होती है, और उस एनर्जी वेव की जो वेवलेंथ होती है दैट वेवलेंथ इज गिवन बाय 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू रीडबर्ग कांस्टेंट इनटू एटॉमिक नंबर का स्क्वायर इनटू 1 अपॉन में n1 स्क्वायर, हियर n1 स्टैंड्स फॉर द लोअर ऑर्बिट, माइनस 1 अपॉन में n2 स्क्वायर, n2 स्टैंड्स फॉर द अपर ऑर्बिट। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमको सिंपली यूनिट्स बतानी है। तो यहाँ पर अगर हम लोग डायमेंशनली देखें तो देखिएगा, ये तो सिंपली हमारा नंबर है एटॉमिक नंबर, और ये भी ऑर्बिट नंबर है, तो इनका यूनिट बनाने में कोई योगदान नहीं होगा। तो अगर हम लोग डायमेंशनली भी देखें तो हम लोग कह सकते हैं कि रीडबर्ग कांस्टेंट का जो डायमेंशन होगा इट विल बी 1 अपॉन डायमेंशन ऑफ वेवलेंथ, या फिर इनकी अगर यूनिट की बात करें रीडबर्ग कांस्टेंट की जो यूनिट होगी, क्योंकि ये वेवलेंथ है और वेवलेंथ यानी कि एक प्रकार की लेंथ, तो इसकी एसआई यूनिट मीटर हो जाएगी। या फिर हम लोग कह सकते हैं कि हमारा जो रीडबर्ग कांस्टेंट है उसकी यूनिट हमारी मीटर इनवर्स हो जाएगी, राइट। तो इसको हम लोग हमारा रीडबर्ग कांस्टेंट को इस थर्ड में मीटर इनवर्स जो दिया है उसके साथ मैच कर सकते हैं, राइट। फिर बात करते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट की, राइट। प्लैंक्स कांस्टेंट हमें पता है कि एक फोटोन में जो एनर्जी होती है इट इज गिवन बाय h इंटू न्यू, दैट इज
एनर्जी ई इज इक्वल टू प्लैंक्स कांस्टेंट इनटू फ्रीक्वेंसी, राइट। तो इसको हम लोग यहाँ कंटिन्यू कर लेते हैं। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि हमारे पास में जो प्लैंक्स कांस्टेंट है इट विल बी गिवन बाय एनर्जी अपॉन में फ्रीक्वेंसी न्यू। एनर्जी की हमें पता, यूनिट पता है, एनर्जी या फिर वर्क डन एक ही चीज़ है। तो एनर्जी या फिर वर्क डन इसकी यूनिट है हमारे पास में केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, और फ्रीक्वेंसी यानी कि 1 अपॉन टाइम पीरियड इसकी यूनिट हो जाएगी हमारे पास में सेकेंड इनवर्स। सो हियर देखिए यहाँ पर एक सेकंड से सेकंड ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फाइनली यहाँ पर इसकी जो यूनिट आएगी इट विल बी केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड, राइट। तो यहाँ पर अगर हमें प्लैंक्स कांस्टेंट को मैच करना है तो उसकी यूनिट हमारी होगी केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड, जिसको हम लोग हमारा इस सेकंड ऑप्शन में ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्या है हमें बताना है। मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी, राइट, यानी कि इसको हम लोग यू रो से यहाँ पर बता रहे हैं। तो एनर्जी डेंसिटी का सिंपली मतलब क्या होता है, एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, राइट, एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो एनर्जी की यूनिट जैसे कि अभी हमने देखी इट इज केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर अपॉन में वॉल्यूम, वॉल्यूम की यूनिट है हमारे पास में मीटर क्यूब। देयरफॉर अब देखिएगा यहाँ पर ये मीटर स्क्वायर और ये मीटर क्यूब, एक नीचे में मीटर आ जाएगा, ऊपर में लेंगे तो मीटर इनवर्स हो जाएगा। देयरफॉर इसकी जो यूनिट बनेगी हमारी इट विल बी केजी मीटर इनवर्स पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर इस एनर्जी डेंसिटी को हम लोग जो है, राइट, यहाँ पर देखिएगा ये फोर्थ वाला ऑप्शन इसी को जस्टिफाई कर रहा है, दैट इज केजी मीटर इनवर्स पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए अगला क्या दे रखा है हमें, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो डियर स्टूडेंट्स फ्लूइड मैकेनिक्स में हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के बारे में पढ़ते हैं, और वहाँ पर हम लोग ये जानते हैं कि हमारे जो फ्लूइड्स की लेयर है उनके बीच में एक फोर्स होता है, दैट फोर्स इज गिवन बाय कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इनटू एरिया ऑफ द लेयर्स इनटू वेलोसिटी ग्रेडियंट, दैट इज dv बाई dy। तो यहाँ से हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के बारे में कह सकते हैं कि कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज इक्वल्स टू, राइट, दिस फोर्स इनटू dy, फोर्स इनटू dy डिवाइडेड बाय एरिया इनटू dv। ठीक है, तो अब हम लोग सभी के यहाँ पर यूनिट्स मेंशन कर देंगे। फोर्स का यूनिट जैसे कि हमें पता है दिस इज केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, dy बेसिकली ये डिस्टेंस बिटवीन द लेयर है, डिस्टेंस यानी कि आपकी मीटर, डिवाइडेड बाय एरिया विच इज मीटर स्क्वायर इनटू dv यानी कि वेलोसिटी डिफरेंस बिटवीन द लेयर्स, तो वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकेंड, राइट। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि इसकी जो फाइनली यूनिट बनेगी, देखिएगा केजी का एक ही टर्म है तो केजी मेंशन कर दीजिएगा। ये यहाँ पर एक देखिएगा ये मीटर स्क्वायर के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा और नीचे वाला ये मीटर बचेगा, इसको ऊपर ले लेंगे हम लोग तो ये आ जाएगा हमारे पास में मीटर इनवर्स, और एक सेकेंड इनवर्स से सेकेंड इनवर्स कैंसिल आउट हो जाएगा तो फाइनली आ जाएगा सेकेंड इनवर्स, यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की यूनिट हमारी बन जाएगी केजी मीटर पर सेकेंड, केजी पर मीटर पर सेकेंड, राइट। सो हियर इसको हम लोग हमारा ऑप्शन ये लिस्ट में ए के साथ मैच कर सकते हैं। तो देखिएगा इसी लिस्ट को मैच करें तो हम लोग देखेंगे हमारा ऑप्शन में यही चीज हमको ऑप्शन डी में देखने को मिल रहा है, राइट। तो यानी कि हमारे पास में ए जो है वो थर्ड के साथ मैच हो रहा है, राइट, बी जो है वो हमारा सेकंड के साथ मैच हो रहा है, सी जो है हमारा फर्स्ट के साथ में मैच हो रहा है, सी जो है हमारा फर्स्ट के साथ नहीं, ये 3 2 4 1 ऐसा होना चाहिए, तो 3 2 4 1, एक मिनट है ना, ये देखिएगा ये नहीं कि ये हो जाएगा ऑप्शन बी विच इज 3 2 4 1, 3 2 4 एंड 1, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास में सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर हम लोग हमारे अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या दिया है हमें, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि द डेंसिटी ऑफ ए मटेरियल इन एसआई यूनिट इज 128 kg
पर मीटर क्यूब। तो SI यूनिट में किसी एक मटेरियल की डेंसिटी 128 kg पर मीटर क्यूब दे रखी है। फिर कहा गया है कि इन ए सर्टेन यूनिट्स इन विच द यूनिट ऑफ लेंथ इज 25 सेंटीमीटर एंड द यूनिट ऑफ मास इज 50 ग्राम, द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ डेंसिटी ऑफ द मटेरियल इज। कोई हमारे पास में एक दूसरी सिस्टम ऑफ यूनिट्स है जिसमें लेंथ की यूनिट हमारी 25 सेंटीमीटर है और मास की जो यूनिट है वो हमें 50 ग्राम दे रखी है। तो आपको बताना है इस सिस्टम में हमारे पास में डेंसिटी की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, हमें ये पता है कि एक फिजिकल क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड को चाहे कोई भी सिस्टम ऑफ यूनिट्स में आप रिप्रेजेंट करिएगा उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता है। मैग्नीट्यूड यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट। सो वी कैन से कि न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट इन वन सिस्टम ऑफ यूनिट इज इक्वल टू न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट इन अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो पहला सिस्टम ऑफ यूनिट्स ये हमारा SI वाला मेंशन कर लो, यानी कि जिसमें हमारे पास में न्यूमेरिकल वैल्यू है 128। और क्योंकि यहाँ पर डेंसिटी की बात हो रही है तो देखिएगा इसकी यूनिट रहेगी kg पर मीटर क्यूब। और दूसरे वाले सिस्टम में इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू हमें पता नहीं है और यही हमें बताना है। लेकिन इस सिस्टम में जो मास है वो मास हमें 50 ग्राम दिया गया है, तो ये आप 50 ग्राम बोल लीजिएगा, डिवाइडेड विद लेंथ 25 सेंटीमीटर दे रखी है तो उसका क्यूब रहेगा यहाँ पर डेंसिटी में। तो दिस इज 25 सेंटीमीटर का क्यूब हो गया। तो ये बन जाएगा हमारे पास में 128 kg अपॉन मीटर क्यूब इज इक्वल टू N2 इंटू 50। इस ग्राम को kg में चेंज कर लो और हमें पता है 1 ग्राम में 10 की पावर -3 किलोग्राम्स होता है, डिवाइडेड विद इस 25 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर ले तो ये बन जाएगा हमारा 25 इंटू 10 की पावर -2 मीटर का क्यूब, इस तरीके से। ठीक है, तो इसको एज इट इज लिख लो आप 128 kg अपॉन में मीटर क्यूब इज इक्वल टू ये N2। यहाँ पर इसको भी एज इट इज लिख लो 50 इंटू 10 की पावर -3 kg और नीचे डिनोमिनेटर जो है उसका क्यूब कर दीजिएगा। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास में 25 क्यूब इंटू 10 की पावर -6 मीटर क्यूब, इस तरीके से। तो यहाँ पर देखिएगा दोनों साइड में ये kg से kg गया, मीटर क्यूब से मीटर क्यूब गया। यहाँ पर 10 की पावर ये -3 पूरा कट जाएगा, 10 की पावर -6 के साथ में ये 10 की पावर -3 हो जाएगा। 25 क्यूब यानी कि 25 इंटू 25 इंटू 25 है, तो इस 50 को एक 25 के साथ कैंसिल आउट कर लीजिएगा तो 50 25 के साथ में 2 टाइम्स जाएगा। तो अब हम लोग फाइनली N2 की वैल्यू बोल सकते हैं कितनी हो जाएगी हमारी, ये नीचे वाला टर्म ऊपर में इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, यानी कि 128 जो है यहाँ पर 25 का स्क्वायर बचेगा हमारे पास में और ये 10 की पावर -3 उधर चला जाएगा, 10 की पावर -3 डिवाइडेड विद न्यूमरेटर में यहाँ पर क्या बचा, सिर्फ 2 बचा। तो क्या करिएगा इस 128 को 2 से कैंसिल आउट करिएगा जो कि हो जाएगा हमारा 64, राइट। और 64 इंटू 25 का स्क्वायर, तो 25 का स्क्वायर यानी कि 625 हो गया। 10 की पावर -3 इसको हम लोग डिवाइड में 1000 लिख सकते हैं, ये इस तरीके से। 64 इंटू 625 करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में 40,000 डिवाइडेड विद 1000। तो ऑब्वियसली यहाँ पर ये 3 0 से 3 0 कैंसिल आउट कर लो तो हमारे पास सीधा सीधा ये 40 बच रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंगली हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज 40, राइट। ठीक है, चलेंगे आगे बढ़ते हैं। फिर हम लोग हमारे अगले सवाल पे आ जाते हैं। अगला सवाल देखिएगा क्या दिया गया है कि ए मेटल सैंपल कैरिंग ए करंट अलोंग x एक्सिस विथ डेंसिटी Jx इज सब्जेक्टेड टू ए मैग्नेटिक फील्ड Bz अलोंग z एक्सिस। तो दिया गया है कि एक मेटल सैंपल है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है x डायरेक्शन में। इस करंट की करंट डेंसिटी हमें Jx बताई गई है और इसके ऊपर में एक मैग्नेटिक फील्ड लग रही है z डायरेक्शन में। ठीक है, फिर कहा गया है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड EY डेवलप्ड अलोंग y एक्सिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Jx एज वेल एज Bz।
तो यहाँ पर जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस में इसमें डेवलप हो रही है वो Jx यानी कि करंट डेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रही है। तो आगे पूछा जा रहा है कि द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हैज SI यूनिट। तो जो हमारी कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इसके लिए बन रही है उसकी यूनिट SI सिस्टम में क्या होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि हमें सवाल में दिया गया है कि EY जो है वो हमारा करंट डेंसिटी Jx और मैग्नेटिक फील्ड जो कि Z डायरेक्शन में है उसके साथ प्रोपोर्शनल है। सो लेट अस से ये जो प्रोपोर्शनल है इसको हम लोग हमारे प्रोपोर्शनल कांस्टेंट K से रिप्लेस कर लेते हैं। सो हियर वी कैन से कि EY विल बी इक्वल्स टू K Jx into BZ। सो हियर फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन से कि K जो है हमारा, ठीक है ना, ये Jx और BZ को इसमें डिवाइड में डाल दो तो ये आ जाएगा EY डिवाइडेड विथ BZ इंटू Jx। तो डियर स्टूडेंट्स, हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन में मैग्नेटिक फील्ड ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड होती है, जो कि अगर वैक्यूम या फिर फ्री स्पेस हो उसमें ये हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पीड ऑफ लाइट के साथ ट्रेवल करती है। सो EY अपॉन में BZ को हम लोग सिंपली C बोल देते हैं डिवाइडेड विथ करंट डेंसिटी Jx। तो हमें तो अल्टीमेटली यहाँ पर इनकी यूनिट बतानी है। तो देखिएगा ये स्पीड है तो स्पीड की यूनिट होगी हमारी मीटर पर सेकेंड, और करंट डेंसिटी है दैट इज करंट अपॉन एरिया, तो करंट का यूनिट होता है एम्पियर और एरिया का मीटर स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पर इस मीटर स्क्वायर को ऊपर ले लीजिएगा तो ये बन जाएगा हमारे पास में मीटर क्यूब अपॉन में एम्पियर ए इंटू ये टाइम के लिए सेकेंड्स। तो यानी कि इसकी जो यूनिट आएगी इट विल बी मीटर क्यूब अपॉन में एम्पियर सेकेंड, जिसको हम लोग हमारे ऑप्शन बी में ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा मीटर क्यूब अपॉन में एम्पियर सेकेंड, राइट। तो चलिए फिर अगले क्वेश्चन पे आएंगे हम लोग। देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है हमें, ठीक है, ये सीधा हमारा कंसेप्चुअल है यानी कि आपका टू द पॉइंट फैक्चुअल क्वेश्चन है। ये सवाल पूछा गया है कि द रेड इज द करेक्ट यूनिट यूज टू रिपोर्ट द मेजरमेंट ऑफ। तो रेड जो है वो हमारी कौन से किस चीज के लिए, ठीक है ना, इसको हम लोग ऐसे यूनिट यूज करते हैं मेजरमेंट में। ऑप्शन ए कि द एबिलिटी ऑफ ए बीम ऑफ गामा रे फोटोन्स टू प्रोड्यूस आयंस इन ए टारगेट। तो एक गामा रे फोटोन्स की जो बीम है, ठीक है ना, वो किसी टारगेट पर कितने आयंस प्रोड्यूस करती है इसके रिगार्डिंग। सेकंड है एनर्जी डिलीवर्ड बाय रेडिएशन टू ए टारगेट, किसी टारगेट को, ठीक है ना, रेडिएशन के द्वारा कितनी एनर्जी डिलीवर करी जा रही है उसके लिए। सी बायोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ रेडिएशन, रेडिएशन का बायोलॉजिकल इफेक्ट के लिए, या फिर रेट ऑफ डीके ऑफ रेडिएटिव सोर्स, ठीक है ना, रेडिएटिव सोर्स का रेट ऑफ डीके क्या है उसके लिए। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा कि रेड जो है, राइट, इसको हम लोग बायोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ रेडिएशन के लिए एज ए यूनिट यूज करते हैं, राइट। सो इट इज जस्ट ए फैक्चुअल क्वेश्चन। सो हम लोग कह सकते हैं कि रेड इज used to measure biological effect of radiation, राइट। तो ये नहीं कि सही आंसर सीधा सीधा हमें दिख रहा है, हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल, ठीक है ना, अब हमारा ये टॉपिक 2 स्टार्ट हो जाएगा इसमें, जो कि बेस्ड है हमारा एरर्स इन मेजरमेंट एंड सिग्निफिकेंट फिगर्स पर। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन हमें मेंशन किया गया है कि 3 स्टूडेंट्स S1, S2 एंड S3 परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट फॉर डिटरमाइनिंग द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी G यूजिंग ए सिंपल पेंडुलम, ठीक है। 3 स्टूडेंट्स हैं S1, S2 और S3, वो एक सिंपल पेंडुलम के थ्रू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। दे यूज डिफरेंट लेंथ्स ऑफ पेंडुलम एंड रिकॉर्ड टाइम फॉर डिफरेंट नंबर ऑफ ऑसिलेशंस। तो वो 3 अलग अलग पेंडुलम्स का इस्तेमाल कर रहे हैं जिनकी लेंथ अलग अलग है,
और वो टाइम, उनका एक टाइम पीरियड रिकॉर्ड कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं टाइम पीरियड, यानी कि एक ऑसिलेशन में जितना टाइम लगता है। द ऑब्जर्वेशंस आर एज शोन इन द टेबल। तो इन तीनों स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है ना, जो ऑब्जर्वेशंस है वो हमें यहाँ पर टेबल में मेंशन करी है। जैसे कि पहले स्टूडेंट ने पेंडुलम का लेंथ 64 सेंटीमीटर लिया, ठीक है ना, इस दौरान पर इसने 8 ऑसिलेशन के ऑब्जर्व किया, और 8 ऑसिलेशन को जो टाइम पीरियड लग रहा था वो 128 लग रहा था। तो यहाँ पर एक ऑसिलेशन को जो टाइम पीरियड लगेगा, ऑब्वियसली ये हमारा 128 डिवाइडेड बाई 8 करेंगे तो 16 आ जाएगा। सेम इसी प्रकार से दूसरे स्टूडेंट ने 64 सेंटीमीटर लेंथ का स्ट्रिंग यूज किया एज ए सिंपल पेंडुलम में। 4 ऑसिलेशंस के लिए इसने 64 सेकेंड्स का टाइम ऑब्जर्व किया, और इसने फाइनली नोट डाउन किया कि इसका एक ऑसिलेशन में 16 सेकेंड्स का टाइम लग रहा है। और तीसरे स्टूडेंट ने पेंडुलम का लेंथ 20 सेंटीमीटर लिया, 4 ऑब्जर्वेशंस किए, 4 ऑसिलेशंस ली, 4 ऑसिलेशन में 36 सेकेंड का टाइम लगा, और एक ऑसिलेशन में ऑब्वियसली 9 सेकेंड का इसको टाइम मिल रहा है। और बोला गया है कि मेजरमेंट के दौरान पर लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग के लिए जो लीस्ट काउंट है वो 0.1 मीटर है, टाइम के लिए लीस्ट काउंट 0.1 सेकेंड है, और E1, E2 और E3 जो है वो परसेंटेज एरर जी में है, ठीक है ना, स्टूडेंट 1 सेकेंड और थर्ड के लिए। देन द मिनिमम परसेंटेज एरर इज ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट नंबर विच वन। तो यहाँ पर कौन से स्टूडेंट को मिनिमम एरर मिलेगी या फिर ज़्यादा एक्यूरेट उसका मेजरमेंट रहेगा, ये हमसे पूछा गया है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये सभी जो स्टूडेंट्स हैं ये एक सिंपल पेंडुलम के थ्रू, ठीक है ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो बच्चों, हमें पता है एक सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है दैट इज गिवन बाय टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग अपॉन में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, राइट, इस प्रकार से। तो यहां से अगर हम लोग इसका स्क्वायर करें तो जी की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फ्रॉम हियर वी कैन से कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी इज इक्वल टू, ठीक है ना, ये स्क्वायर करोगे जी ऊपर ले लो, तो 2 का स्क्वायर हमारा 4, पाई का स्क्वायर आर पाई स्क्वायर, और अंडर रूट ये हट जाएगा एल, और डिवाइडेड में टी का स्क्वायर हो जाएगा ये, इस प्रकार से। तो हमें यहाँ पर इन्होंने कितनी एरर करी है अपने मेजरमेंट के दौरान पर, ठीक है ना, जी के लिए वो हमें बताना है। तो डियर स्टूडेंट, जी की जो वैल्यू है वो लेंथ और टाइम पीरियड के ऊपर में डिपेंड कर रही है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारा फ्रैक्शनल एरर जी में होगी इट विल बी इक्वल टू फ्रैक्शनल एरर इन लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग प्लस, ठीक है, देखिए टाइम का जो स्क्वायर है, ठीक है ना, तो ये स्क्वायर का 2 सामने आ जाएगा, इनटू फ्रैक्शनल एरर इन टाइम पीरियड हो जाएगा। अब E1, E2 और E3 इन हर एक स्टूडेंट के, ठीक है ना, एरर जो इन्होंने नोट डाउन करी है जी में वो हमें बताया गया है। तो यानी कि हम लोग कह सकते हैं E1, ठीक है ना, बेसिकली ये परसेंटेज एरर है, तो हम लोग यहाँ पर बता देंगे कि इसने जो फ्रैक्शनल एरर करी है पहले वाले स्टूडेंट ने एज पर हिज ऑब्जर्वेशन, वो हम लोग बोल सकते हैं। तो लेंथ का लीस्ट काउंट कितना है 0.1, और इसने पेंडुलम का जो स्ट्रिंग की लेंथ ली वो कितनी ली 64 प्लस 2 इंटू फ्रैक्शनल एरर इन टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड का लीस्ट काउंट, ठीक है ना, दिस इज 0.1 डिवाइडेड बाय, इसको टाइम पीरियड कितना मिला 16 सेकंड का, तो डिवाइडेड बाय 16 कर दो। वैसे हमें यहाँ पर ये E1, E2 और E3 परसेंटेज एरर बोला गया है, परसेंटेज एरर यानी कि बेसिकली मल्टीप्लाइड बाय 100 हो जाएगा, राइट। तो हम लोग एक बार इसको अवॉइड करेंगे मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है ना, क्योंकि हमें अल्टीमेटली पता करना है कि किसने कम एरर करी है, राइट। तो यहाँ पर, ठीक है ना, अब इसको ऐसे सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिएगा 0.1 डिवाइडेड बाय 64 करोगे तो ये आ जाएगा 0.0016 प्लस इसकी वैल्यू आएगी हमारे पास में 0.0125, राइट। तो यहाँ पर फाइनली ये आ जाएगा हमारे पास में 0.0141 इस प्रकार से। सेम इसी प्रकार से जो दूसरा स्टूडेंट है उसके लिए जो एरर आएगी, राइट, इसी फॉर्मूले का यूज करते हुए और इसके मेजरमेंट को देखते हुए, तो ऑब्वियसली डेल्टा एल और डेल्टा टी में कोई फर्क नहीं रहेगा। 0.1 अपॉन में लेंथ इसने कितनी ली 64 ली, ठीक है, प्लस 2 इंटू, राइट, ये 0.1 और इसको टाइम पीरियड कितना मिला
16 मिला। ठीक है, तो इसको पूरे को आप सॉल्व करिएगा तो इसकी जो वैल्यू है मैं आपको बता देता हूँ डायरेक्टली, इट विल बी 0.0141। ठीक है, तो इन दोनों स्टूडेंट्स के लिए, पहले दोनों स्टूडेंट्स के लिए हमने एरर देख ली कितनी इन्होंने करी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर तीसरे स्टूडेंट की बात करते हैं। तो तीसरे स्टूडेंट के लिए, राइट, तीसरे स्टूडेंट के लिए ये क्या आ जाएगा 0.1, और इसने लेंथ स्ट्रिंग की कितनी ली 20 ली, प्लस 2 इंटू लीस्ट काउंट ऑफ टाइम पीरियड इज 0.1, और इसको टाइम पीरियड कितना मिल रहा है, इसको टाइम पीरियड 9 सेकंड का मिला, तो यहाँ पर डिवाइडेड बाय 9 मेंशन कर दो, इज इक्वल टू, ठीक है ना, ये आएगा हमारे पास में 0.005 पहले वाले की वैल्यू प्लस 0.022, तो ये फाइनली आ जाएगा हमारे पास में 0.02 इस प्रकार से। तो देखिए यहाँ पर पहले दोनों की वैल्यू हमें सेम मिल रही है और दूसरे वाले की, सॉरी तीसरे वाले की 0.02, लेकिन वो इनसे ज़्यादा है, हमें तो मिनिमम बतानी है। लेकिन चलो ठीक है, यहाँ पर हमारा तीसरा वाला तो एलिमिनेट हो गया क्योंकि इसकी एरर सबसे ज़्यादा है, तो ये तो हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। लेकिन अब दुविधा ये है कि E1 और E2 दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, तो अब कैसे बताएंगे किसने कम एरर करी है। तो इसके लिए हम लोग इसकी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस पे देखेंगे। ठीक है, तो यहां पर देखिए पहले वाले ने 8 ऑसिलेशंस टोटल किए और इसने 4 किए। तो डियर स्टूडेंट्स, हमें पता है कि जितने ज्यादा ऑब्जर्वेशंस करे जाएंगे उतना एरर आपका कम होता जाएगा, राइट। तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि पहला वाला जो स्टूडेंट है, ठीक है ना, उसने कम से कम एरर करी है, राइट। भले ही हमारा पहला और दूसरा, ठीक है ना, जो स्टूडेंट है उनकी वैल्यू सेम आई है, लेकिन क्योंकि पहले वाले स्टूडेंट ने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ज़्यादा किए हैं, सो वी कैन से एज, भले ही हम लोग कहें कि E1 इज इक्वल टू E2, लेकिन हम लोग ये जरूर कह सकते हैं कि बट सिंस नंबर ऑफ oscillations in E1 is more, so observations of student 1 will be more precise and hence will have less error। ठीक है, तो ये नहीं कि हमें स्टूडेंट के बारे में पूछा जा रहा है तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, पहला वाला स्टूडेंट, ये नहीं कि आंसर आ जाएगा हमारा फर्स्ट। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे जेईई मेंस में इस प्रकार से इंटीजर बेस्ड सवाल भी आते हैं, ठीक है, जहाँ पर हमें ऑप्शन में न्यूमेरिकल वैल्यूज चूज करनी होती है, उनको फिलअप करना होता है। तो ये उसी प्रकार का क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलें फिर अगले सवाल पे। आई होप आपको इजीली समझ में आ रहा होगा सारा एक्सप्लेनेशन। चलेंगे फिर अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल देखिएगा क्या दिया हुआ है कि द रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू V अपॉन में I, वेर V इज इक्वल टू 50 प्लस माइनस 2 वोल्ट and I, that is current, is 20 plus minus 0.2 ampere. तो resistance as per our Ohm's law is given by potential upon current. Potential और current की value with error limit बता रखी है। आगे कहा गया है कि the percentage error in R is X%। तो R में जो percentage error है वो कितनी है, X% है। The value of X to nearest integer is, तो x की वैल्यू हमारे नियरेस्ट इंटीजर में कितनी होगी ये हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इंटीजर बेस्ड सवाल है, तो चलिए फिर चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। हमें दिया है कि रेजिस्टेंस इज पोटेंशियल अपॉन में करंट, तो इसकी जो परसेंटेज फ्रैक्शनल एरर होगी या रिलेटिव एरर होगी, इट इज गिवन बाय डेल्टा R अपॉन R इनटू 100। अब V और I दोनों में ही एरर है, तो फ्रैक्शनल एरर का रूल यूज करते हुए हम लोग कह सकते हैं कि परसेंटेज फ्रैक्शनल एरर इन R विल बी परसेंटेज फ्रैक्शनल एरर इन V प्लस
परसेंटेज फ्रैक्शनल एरर इन करंट। परसेंटेज में बताना है तो मल्टीप्लाइड बाई 100 करना होगा। ठीक है, तो यहां पर डेल्टा वी यानी कि एरर इन वोल्टेज कितना है, ये 2 है, डिवाइडेड बाय वोल्टेज कितना है 50 है, प्लस डेल्टा आई यानी कि एरर इन करंट जो कि हमें बताया गया है 0.2 है, डिवाइडेड बाय करंट की वैल्यू कितनी है 20 एम्पियर इनटू ये 100 कर दीजिएगा। तो यहाँ पर 2/50 इंटू 100 करोगे तो ये 100 50 से 2 टाइम जाएगा यानी कि 2 इंटू 2 4 आ जाएगा, यानी कि ये 4% प्लस 0.2/20 इंटू 100 करिएगा तो ये देखिएगा ये हमारा 20 डिवाइडेड बाई 20 यानी कि 1% आ जाएगा। 4% प्लस 1% यानी कि 5%। और यही परसेंटेज एरर इन आर में हमें x% बोला गया है, यानी कि सीधे सीधे हम लोग बोल सकते हैं कि x की वैल्यू हमारी 5 बनेगी। राइट, ठीक है, तो यानी कि सही आंसर यहाँ पर ब्रैकेट में मेंशन कर देंगे 5, जो कि हमें चूज करना रहेगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। सवाल देखिए क्या कह रहा है कि द रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज मेजर्ड टू बी 7.50 प्लस माइनस 0.85 सेंटीमीटर। स्फीयर की जो रेडियस है वो मेजर करने पे मिली है 7.50 सेंटीमीटर विद एरर लिमिट ऑफ 0.85। सपोज द परसेंटेज एरर इन इट्स वॉल्यूम इज x। मान लीजिएगा कि इसके वॉल्यूम के मेजरमेंट में हमें x की परसेंटेज एरर मिलती है। द वैल्यू ऑफ x टू द नियरेस्ट इंटीजर इज। तो x की जो वैल्यू है वो नियरेस्ट इंटीजर में कितनी होगी, ये सवाल में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो स्फीयर की वॉल्यूम की बात हो रही है, तो वॉल्यूम क्या होता है स्फीयर का, इट इज 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक बात। अब परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम में हमें बताना है, तो परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम यानी कि डेल्टा वी अपॉन वी इंटू 100 इज इक्वल टू, अब 4/3 पाई ये तो हमारे कांस्टेंट के अंतर्गत आ गए, और कांस्टेंट में तो भैया कोई एरर हो ही नहीं सकती। तो जो एरर है, ठीक है ना, जैसे हमें मेंशन भी किया है आर में है, आर की पावर कितनी है 3, तो 3 को सामने ले लीजिएगा इनटू डेल्टा आर अपॉन आर 3 टाइम्स, ठीक है ना, फ्रैक्शनल एरर इन आर, ठीक है ना, रेडियस, तो फ्रैक्शनल एरर तो आपका मल्टीप्लाई बाय 100% में बताने के लिए इज इक्वल टू 3 इंटू डेल्टा आर कितना है 0.85 है, डिवाइडेड विथ आर कितना है 7.5 है, इंटू 100 मार दीजिए। तो इसको आप सॉल्व करिएगा, इसकी वैल्यू हमारी आएगी 34%, यानी कि यही तो हमारा x है। तो x क्या आ जाएगा, देखिए x तो सीधे सीधे कह सकते हैं कि ये हमारा 34 यानी कि 34 आ जाएगा। तो इस ब्रैकेट में क्या फिल करिएगा 34 फिल करिएगा। ठीक है, चलिए आगे आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल क्या कह रहा है कि दो रेजिस्टर्स है, एक है हमारा R1 जिसकी वैल्यू है 4 प्लस माइनस 0.8 ओम, और दूसरा रेजिस्टर की वैल्यू है 4 प्लस माइनस 0.4 ओम, और दोनों को पैरेलल में कनेक्ट किया गया है। फिर बोला जा रहा है कि द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ देयर पैरेलल कॉम्बिनेशन विल बी। तो अगर इन दोनों को पैरेलली कनेक्ट कर रहे हैं तो उनके पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनेगा वो कितना होगा, ये हमको बताना है। तो देखिएगा सबसे पहली बात, पैरेलल कॉम्बिनेशन का हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है, ये होता है R1 इंटू R2 अपॉन में R1 प्लस R2। तो सबसे पहले इसको सॉल्व कर लीजिएगा, तो इसको सॉल्व करते हैं तो R1 और R2 की जो वैल्यू है वो कितनी है 4 इंटू 4 अपॉन में 4 प्लस 4 हो गई, 4 इंटू 4 यानी कि 16 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 4 यानी कि 8। 16 जो है वो 8 से 2 टाइम्स जाएगा, यानी कि R इक्विवेलेंट आ गया हमारे पास में 2 ओम। अब बात कर लेते हैं इनके फ्रैक्शनल एरर की। R इक्विवेलेंट में R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला ये है,
तो यहाँ पर 1 2 3 टर्म्स बन गए भैया। तो यानी कि इसका फ्रैक्शनल एरर क्या आ जाएगा, दैट इज डेल्टा आर इक्विवेलेंट अपॉन में आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू डेल्टा आर वन अपॉन में आर वन प्लस डेल्टा आर टू अपॉन में आर टू प्लस में ये तीसरा वाला टर्म भी ले लीजिएगा, दैट इज डेल्टा आर वन प्लस डेल्टा आर टू अपॉन में आर वन प्लस आर टू हो गया इज इक्वल टू, अब वैल्यूज पुट कर दीजिएगा। डेल्टा आर वन कितना है 0.8 है, आर वन 4 है, डेल्टा आर टू कितना है ये देखिएगा 0.4 है, तो दिस इज 0.4 डिवाइडेड बाई 4 हो गया। ठीक है, तो बस अब आगे की वैल्यूज भी पुट कर दीजिएगा। डेल्टा आर वन जैसे कि हमने देखा 0.8 प्लस डेल्टा आर टू विच इज 0.4 डिवाइडेड विथ 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 0.8 डिवाइडेड बाई 4 यानी कि 0.2 प्लस 0.4 डिवाइडेड बाई 4 यानी कि 0.1, 0.8 प्लस 0.4 ये आ गया हमारा 1.8 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 4 यानी कि 8। तो यहाँ पर ये 0.2 प्लस 0.1 करिएगा तो ये आ गया 0.3 प्लस 1.2 डिवाइडेड बाई 8 यानी कि ये आ गया 0.15 इज इक्वल टू 0.3 प्लस 0.15 करेंगे तो ये आ जाएगा 0.45। लेकिन हमें तो यहाँ पर डेसिमल के बाद में 1 पॉइंट तक एक्सप्रेस करना है, तो इसको हम लोग अप्रॉक्सीमेटली 0.4 बोल लेंगे। तो हमारे पास में जो रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एरर लिमिट के साथ अगर बात करें तो ये आ जाएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है हमारे पास में 2 ओम, और एरर लिमिट के साथ कितना हो गया ये प्लस माइनस 0.4 ओम हो गया है भैया। तो इसको हम लोग हमारे ऑप्शन में देखें तो हमारा ऑप्शन बी यही दिख रहा है विच इज 2 प्लस माइनस 0.4 ओम। ठीक है, चलेंगे आगे बढ़ेंगे, फिर अगले सवाल पे आएंगे। अगला सवाल देखिएगा क्या कह रहा है कि ए स्टूडेंट डिटरमाइंड यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी यूजिंग द फॉर्मूला क्या यूज किया है इसने यंग्स मॉडुलस के लिए कि y इज इक्वल टू एम जी एल क्यूब अपॉन में 4b/d क्यूब डेल। तो एक स्टूडेंट ने यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को मेजर करने के लिए ये वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल किया। The value of g is taken to be 9.8 meter per second square without any significant error. His observations are as follows. तो इस फॉर्मूले में जो g है विच इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की ली गई है और बोला गया इसमें कोई एरर नहीं है। तो बाकी चीज़ों के लिए जो उसने ऑब्जर्वेशंस देखे वो इस टेबल के हिसाब से बताया गया है। तो देखिएगा टेबल में फर्स्ट वाले कॉलम में फिजिकल क्वांटिटी, दूसरे वाले में लिस्ट काउंट इक्विपमेंट में जो मेजरमेंट में यूज़ हो रहा है, और तीसरे टेबल में ऑब्जर्व वैल्यू को बताया गया है। तो यहाँ पर मास के लिए लिस्ट काउंट 1 ग्राम है और इसने मास 2 kg लिया। बार की लेंथ 1 मिलीमीटर की लिस्ट काउंट है और बार की लेंथ 1 मीटर ली गई। ब्रेथ ऑफ बार बी लिस्ट काउंट इसकी 0.1 मिलीमीटर है और इसकी लेंथ 4 सेंटीमीटर है। थिकनेस बार की डी से बताया गया है। लिस्ट काउंट इसकी 0.01 मिलीमीटर है और ऑब्जर्व वैल्यू जो उसने करी है वो है 0.4 सेंटीमीटर। और डिप्रेशन, ठीक है, जो यहाँ पर डेल बोला गया है उसकी लिस्ट काउंट है 0.01 मिलीमीटर और उसने 5 मिलीमीटर का मेजरमेंट किया। तो बोला गया है कि द फ्रैक्शनल एरर इन मेजरमेंट ऑफ वाई दैट इज यंग्स मॉडुलस इज व्हाट। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से और इस टेबल के मेजरमेंट के हिसाब से इस स्टूडेंट ने यंग्स मॉडुलस में कितनी फ्रैक्शनल एरर करी है वो हमें बताना है। तो चलिए फॉर्मूला तो हमें सीधा सीधा दे रखा है तो उसी का इस्तेमाल करेंगे। क्या है mg/l क्यूब अपॉन में 4b/d क्यूब डेल। तो यहाँ पर फ्रैक्शनल एरर इन यंग्स मॉडुलस दैट इज डेल्टा y अपॉन में y क्या हो जाएगा ये डेल्टा m अपॉन में m प्लस 3 डेल्टा l अपॉन में l। ठीक है ना, ये क्यों चल रहा है क्योंकि देखिएगा मास की पावर कितनी है 1 तो ऐसा हो गया। l की पावर कितनी है 3 है तो 3 डेल्टा l अपॉन l प्लस ब्रेथ की पावर कितनी है 1
तो बाई डिफ़ॉल्ट 1 इंटू डेल्टा बी अपॉन में बी विच इज़ फ्रैक्शनल एरर इन बी। फिर प्लस में यहाँ पर डी स्टैंड्स फॉर थिकनेस ऑफ बार, लेकिन इसकी पावर कितनी है 3 है, तो ये आ जाएगा 3 टाइम्स फ्रैक्शनल एरर इन डी प्लस डेल की पावर कितनी है बाय डिफ़ॉल्ट 1 है, तो ये आ जाएगा फ्रैक्शनल एरर इन डेल। अब यहाँ पर वैल्यूज पुट कर दीजिएगा। डेल्टा एम, ठीक है ना, मास का लिस्ट काउंट 1 ग्राम है और ऑब्जर्व वैल्यू कितनी है 2 kg है, तो ग्राम को kg में चेंज करेंगे तो ये आ गया 10 की पावर -3 अपॉन में 2 kg प्लस ये 3 एज इट इज इनटू डेल्टा एल अपॉन एल, तो डेल्टा एल की लिस्ट काउंट है, ठीक है ना, 1 मिलीमीटर और ऑब्जर्व वैल्यू कितनी है 1 मीटर, तो इसको मीटर में चेंज कर दीजिएगा, ये 10 की पावर -3 अपॉन में 1 हो गया प्लस डेल्टा बी अपॉन बी, तो बी का लिस्ट काउंट 0.1 मिलीमीटर, इसको मीटर में ले लेते हैं तो ये आ जाएगा 0.1 इंटू 10 की पावर -3 और इसकी वैल्यू कितनी है 4 सेंटीमीटर, इसको भी मीटर में ले लो तो ये आ जाएगा 4 इंटू 10 की पावर -2। कैलकुलेशन करने में आसान रहेगी बस इसलिए, ठीक है। प्लस यहाँ पर ये 3 हो गया और डेल्टा डी अपॉन डी, ठीक है, यानी कि थिकनेस ऑफ बार की लिस्ट काउंट हमारी कितनी है 0.01 मिलीमीटर, तो इसको कॉमन यूनिट में लेके आ जाते हैं दैट इज़ मीटर में, तो ये आ जाएगा 0.01 इंटू 10 की पावर -3 अपॉन में मेजर्ड वैल्यू कितनी है 0.4 सेंटीमीटर, तो इसको भी मीटर में चेंज कर लो विच इज़ 0.4 इंटू 10 की पावर -2 और आखिर में क्या है, ठीक है ना, फ्रैक्शनल एरर इन डेल दैट इज़ डिप्रेशन। लिस्ट काउंट है 0.01 मिलीमीटर और ये है ऑब्जर्व वैल्यू 5 मिलीमीटर, दोनों की यूनिट सेम है तो कोई कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं है, सो दिस इज 0.01 डिवाइडेड विथ 5। सो नाउ वी कैन से कि हमारी जो यंग्स मॉडुलस में फ्रैक्शनल एरर होगी, ठीक है ना, देखिएगा अब हर एक को सॉल्व करते जाइएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 0.005 प्लस ये हो जाएगा हमारा 0.003 प्लस ये टर्म हमारा बन जाएगा 0.0025, इस टर्म को सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी हमारी 0.0075 प्लस इस आखिरी वाले टर्म की वैल्यू आ जाएगी हमारी 0.002। इन सभी को ऐड करिएगा और इसका एडिशन आएगा हमारा 0.0155। तो यहाँ पर इसको हम लोग हमारे ऑप्शन बी में ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, यानी कि सही आंसर हमारा ऑप्शन बी हमें मिल जाएगा, राइट। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, फिर अगले सवाल पे आते हैं, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा क्या कह रहा है कि द डायमीटर ऑफ ए स्पेरिकल बॉब इज मेजर्ड यूजिंग ए वर्नियर कैलिपर्स, 9 divisions of the main scale in the vernier calipers are equal to 10 divisions of vernier scale। तो एक स्पेरिकल बॉल है, इसका डायमीटर जो है वो वर्नियर कैलिपर के थ्रू मेज़र किया गया है और वर्नियर कैलिपर में ये देखा गया है कि इसके जो मेन स्केल की 9 डिविजन्स है वो हमारे वर्नियर कैलिपर्स स्केल के 10 डिविजन्स के ऊपर में कोइंसाइड कर रही है। फिर कहा गया है कि 1 मेन स्केल डिवीजन इज 1 मिलीमीटर, तो मेन स्केल का जो एक डिवीजन है वो हमारा 1 मिलीमीटर का है। The main scale reading is 10 millimeter and 8th division of vernier scale was found to coincide exactly with one of the main scale division। वर्नियर स्केल की रीडिंग 10 मिलीमीटर हमें मिली और वर्नियर स्केल का जो 8th डिवीजन है वो हमारा मेन स्केल के साथ एग्जैक्टली कोई तो भी एक मेन स्केल के साथ एग्जैक्टली कोइंसाइड कर रहा है। If the given vernier calipers has a positive zero error of 0.04 centimeter then the radius of the bob is, तो अगर, ठीक है ना, वर्नियर कैलिपर में हमारी 0.04 सेंटीमीटर की पॉजिटिव एरर है तो बताइएगा कि जो बॉब है उसकी रेडियस कितनी होगी। एक तो सबसे पहले ये बात है कि हम लोग इस वर्नियर कैलिपर का जो यूज़ कर रहे हैं, जो मेजरमेंट कर रहे हैं वो बेसिकली हमें डायमीटर दे रहा है, तो जो भी हमारी इस मेजरमेंट की रीडिंग आएगी, ठीक है ना, ट्रू रीडिंग आएगी वो हमें डायमीटर की रीडिंग दे रहा है और अगर हमें रेडियस की रीडिंग बताना है तो डायमीटर की रीडिंग को हाफ करना होगा, राइट। और चलिए अब आते हैं इसमें रीडिंग की बात, तो रीडिंग बताने के लिए सबसे पहले हमें लिस्ट काउंट की जरूरत पड़ेगी
और लीस्ट काउंट क्या होता है? लीस्ट काउंट होता है एक मेन स्केल डिवीजन सब्ट्रैक्टेड विथ एक वर्नियर स्केल डिवीजन। ठीक है, और यहाँ पर हमें एक कंडीशन दे रखी है। कंडीशन ये दे रखी है कि मेन स्केल के 9 डिवीजन जो है वो वर्नियर स्केल के 10 डिवीजन के साथ मैच कर रहे हैं, यानी कि दोनों की लेंथ सेम है, राइट। तो यहाँ से हम लोग एक वर्नियर स्केल डिवीजन निकाल लेते हैं इन टर्म्स ऑफ मेन स्केल डिवीजन। तो वी कैन से 1 वर्नियर स्केल डिवीजन विल बी इक्वल्स टू 9/10 मेन स्केल डिवीजन। ठीक है, तो अब लीस्ट काउंट यहां से बता दीजिएगा। लीस्ट काउंट क्या हो जाएगा? एक मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, राइट। तो ये हो गया 1 मेन स्केल डिवीजन और एक वर्नियर स्केल डिवीजन इन टर्म्स ऑफ मेन स्केल डिवीजन। ये हमने एज पर दी गिवन कंडीशन बता दी, जो कि है 9/10 मेन स्केल डिवीजन, राइट। तो यहाँ पर एलसीएम लेके सॉल्व करिएगा, तो 10 मेन स्केल डिवीजन माइनस 9 मेन स्केल डिवीजन डिवाइडेड बाय 10, यानी कि ये आ गया एक मेन स्केल डिवीजन डिवाइडेड विथ 10। और एक मेन स्केल डिवीजन के लिए हमें क्या बोला गया है कि हमारा जो एक मेन स्केल डिवीजन है वो हमारा 1 मिलीमीटर का है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं एज 1 मिलीमीटर डिवाइडेड बाई 10। लेकिन हमें तो अल्टीमेटली आंसर सेंटीमीटर में देना है, तो 1 मिलीमीटर, ठीक है ना, जो है इसको आप, ठीक है ना, ये 1 मिलीमीटर डिवाइडेड बाई 10 इसको आप सेंटीमीटर में चेंज कर लो। तो देखिएगा, एक तो ये 10 को ऊपर ले लेते हैं, तो ये आ गया 10 की पावर -1, और 1 मिलीमीटर इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर इज 1/10 सेंटीमीटर या फिर 10 की पावर -1 सेंटीमीटर। तो यानी कि ये आ गया हमारे पास में 10 की पावर -2 सेंटीमीटर। ये हमारा लिस्ट काउंट हो गया, राइट। अब यहाँ पर हम लोग डायमीटर की ट्रू रीडिंग बता सकते हैं, राइट। जो हमें वर्नियर कैलिपर मेजरमेंट दे रहा है वो ट्रू रीडिंग नहीं दे रहा है, वो हमें एरर के साथ दे रहा है। तो अगर हमें डायमीटर की ट्रू रीडिंग बतानी है तो जो भी हमने यहाँ पर हमको क्वेश्चन में पॉजिटिव 0 एरर दे रखी है उसको हमें रीडिंग के साथ सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो रीडिंग क्या हो जाएगी वर्नियर स्केल की? ये हो जाएगी मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल की रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट। ये हमारी रीडिंग वर्नियर स्केल देगा, लेकिन ये ट्रू रीडिंग नहीं होगी। ट्रू रीडिंग कब मिलेगी? जब हम लोग इसमें 0 एरर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये लो, हमने 0 एरर को सब्ट्रैक्ट कर दिया, अब तो हमें डायमीटर की सही वैल्यू मिल जाएगी। बिल्कुल मिलेगी सर। तो अब सही रीडिंग डायमीटर की देख लो, तो मेन स्केल रीडिंग हमारी कितनी है? ये हमारी है 10 मिलीमीटर, राइट। तो 10 मिलीमीटर दे रखा है, इसको सेंटीमीटर में बदलिए तो आ जाएगा 10 × 10 की पावर -1 सेंटीमीटर, प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग हमारी कितनी है? वर्नियर स्केल रीडिंग है 8th डिवीजन वाली, कोइंसाइड कर रही है किसी एक मेन स्केल के साथ में, तो ये 8 हो गया इनटू लीस्ट काउंट। देखिए अभी हमने मेजर किया 10 की पावर -2, और 0 एरर कितनी है? 0.04 सेंटीमीटर की, यानी कि हम लोग इसको लिख सकते हैं 4 × 10 की पावर -2 से। 10 × 10 की पावर -1, ये तो भैया हमारा 1 मिल गया हमें, और 8 × 10 की पावर -2 -4 × 10 की पावर -2 करिएगा तो यानी कि ये आ गया 4 × 10 की पावर -2। 4 × 10 की पावर -2 यानी कि 0.004, तो ये हो जाएगा 1 + 0.04, यानी कि ये आ गया 1.04 सेंटीमीटर। ये भैया हमारे पास आया है डायमीटर की ट्रू रीडिंग, ट्रू वैल्यू। लेकिन हमें क्या बताना है? हमें बताना है इसकी रेडियस। तो रेडियस क्या होता है? डायमीटर का आधा, दैट इज 1.04 डिवाइडेड विथ 2, तो ये आ जाएगा 0.52। ठीक है, ये क्या आया है? सेंटीमीटर में आया है, ठीक है ना। लेकिन हमें यहाँ पर 10 की पावर -2 सेंटीमीटर में बताना है, तो यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे 52 × 10 की पावर -2 सेंटीमीटर में। तो यानी कि इस कॉलम में हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 52 आ जाएगा। ठीक है, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। नहीं हुई सर, तो अगर नहीं हुई है तो अगला वाले सवाल देखते हैं फिर, है ना। ये भी बिल्कुल तकलीफ वाला सवाल नहीं है। सवाल कह रहा है कि इफ द लेंथ ऑफ द पेंडुलम इन पेंडुलम क्लॉक इंक्रीजेज बाई
0.1% देन द एरर इन टाइम पर डे इज। बोला जा रहा है कि एक पेंडुलम है, ठीक है, और उसकी लेंथ जो है, ठीक है ना, इस पेंडुलम क्लॉक की जो पेंडुलम की लेंथ है वो हमारी 0.1% से बढ़ गई है, इंक्रीज हो गई है। तो पूरे दिन यानी कि 24 घंटे में इस वजह से कितनी एरर आएगी पेंडुलम क्लॉक में, ये हमें बताना है। तो बेटा पेंडुलम क्लॉक जो होती है उसका एक ऑसिलेशन का जो टाइम लगता है उसको हम लोग टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम कहते हैं, विच इज गिवन बाई टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ लेंथ ऑफ पेंडुलम डिवाइडेड बाई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और जितना फ्रैक्शनल एरर हमारा पेंडुलम हमारे पेंडुलम की एक टाइम पीरियड में आएगा, ठीक है ना, एक ऑसिलेशन के टाइम पीरियड में आएगा, उतना ही फ्रैक्शनल हमारा पूरे दिन के टाइम पीरियड में आएगा, ठीक है ना, जो ये पेंडुलम क्लॉक में लेंथ के इंक्रीज होने की वजह से आया है। तो यानी कि हम लोग कह सकते हैं पूरे दिन के लिए जो परसेंटेज फ्रैक्शनल एरर आ रहा है इट विल बी इक्वल्स टू दी परसेंटेज फ्रैक्शनल एरर इन टाइम पीरियड ऑफ दिस पेंडुलम, ठीक है। लेकिन टाइम पीरियड जो है यहाँ पर लेंथ के ऊपर में डिपेंड कर रहा है, जी कांस्टेंट है हमारा, 2 पाई कांस्टेंट है, यानी कि टाइम में जो एरर आ रहा है वो लेंथ में गड़बड़ी की वजह से आ रहा है या फिर उसमें चेंज की वजह से आ रहा है। तो यानी कि फ्रैक्शनल एरर जो टाइम पीरियड है सिंपल पेंडुलम का, ठीक है ना, वो हमारा लेंथ के ऊपर डिपेंड है और लेंथ की पावर कितनी है, अंडर रूट यानी कि 1/2। तो यानी कि इसका फ्रैक्शनल एरर इन टर्म्स ऑफ लेंथ क्या हो जाएगा, इट इज हाफ दी फ्रैक्शनल एरर ऑफ लेंथ, और परसेंटेज में बता रहे हैं तो ये हमारा 100 हो जाएगा। और यही परसेंटेज चेंज इंक्रीज या फिर वेरिएशन इन लेंथ, ठीक है ना, ये हमारा कितना है 0.1% का, ठीक बात। तो इतना परसेंटेज एरर आ रहा है यानी कि ये आ गया हाफ इंटू 0.1 इज इक्वल टू 0.05, ये हमारा परसेंटेज फ्रैक्शनल एरर आया है पूरे दिन के टाइम पीरियड में या फिर एक सिंपल ऑसिलेशन के टाइम पीरियड में, ठीक है। हमें तो पूरे दिन के हिसाब से बताना है तो पूरे दिन के हिसाब से बता दो, क्या दिक्कत है। तो ये आ गया डेल्टा टी इज इक्वल टू, ठीक है, ये टी को इधर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा और 100 को इसमें डिवाइड कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 0.05 इंटू टोटल टाइम पीरियड ऑफ ए डे डिवाइडेड बाई 100। तो पूरे दिन में 24 तो घंटे होते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर सेकंड के हिसाब से बताना है। तो 24 आवर में, ठीक है ना, मल्टीप्लाई बाय 60 कर दो तो इतने मिनट्स होते हैं, और एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो इसको 60 से और मल्टीप्लाई कर दो तो इतने सेकंड आ जाएंगे, डिवाइडेड बाय ये 100 कर दीजिए। तो ये आ गया हमारे पास में 0.05 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60, ये होता है हमारा 86,400। इस 100 को डिवाइड में क्यों छोड़े, ठीक है। तो अल्टीमेटली हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ये 2 0 से 0 कट जाएगा, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करिएगा तो फाइनल आंसर आएगा हमारा 43.2 सेकेंड्स। 43.2 सेकेंड्स ये हमको हमारे ऑप्शन सी में दिख रहा है, तो यही आंसर होगा हमारा, राइट। ठीक है, तो चलिए फिर अगले सवाल पे। अगला सवाल, ठीक है ना, बड़ा इंटरेस्टिंग है और इसको हम लोग बड़े सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे। देखिएगा सवाल क्या दिया गया है कि स्टूडेंट ए एंड स्टूडेंट बी यूज्ड 2 स्क्रू गॉजेज ऑफ इक्वल पिच एंड 100 इक्वल सर्कुलर डिविजन्स टू मेजर द रेडियस ऑफ ए गिवन वायर। दो स्टूडेंट है, एक का नाम ए दूसरे का नाम बी है, दोनों स्क्रू गोज का यूज कर रहे हैं मेजरमेंट के लिए, और इस स्क्रू गोज की जो पिच है दोनों के लिए वो सेम है, और दोनों ही स्क्रू गेज की जो सर्कुलर डिवीजन है वो 100 की है, और इसके थ्रू वो एक वायर की रेडियस को मेजर करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर बोला गया है कि द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द रेडियस ऑफ द वायर इज 0.322 सेंटीमीटर। जो वायर है उसकी एक्चुअल रीडिंग या फिर लेंथ 0.322 सेंटीमीटर है। द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द फाइनल सर्कुलर स्केल रीडिंग ऑब्जर्व बाय द स्टूडेंट एंड बी इज। तो
इन दोनों स्टूडेंट के लिए, ठीक है ना, जो सर्कुलर स्केल रीडिंग का जो ऑब्जर्वेशन आया है, उनकी रीडिंग का जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा, वो हमसे पूछा गया है, राइट। तो आगे कहा गया है कि फिगर शोज पोजीशन ऑफ रेफरेंस जीरो व्हेन जॉज ऑफ स्क्रू गॉज आर क्लोज्ड। तो यहां पर ये दोनों जो स्टूडेंट अपने अपने स्क्रू गॉज को, ठीक है ना, फाइनली क्लोज करते हैं, ठीक है ना, जहां से वो रीडिंग मेजर करना स्टार्ट करेंगे, यानी कि जीरो पोजीशन पे जब वो लाने की कोशिश करते हैं, तो उनकी जो सर्कुलर स्केल की जो स्टार्टिंग रीडिंग है वो यहाँ पर दोनों स्टूडेंट के लिए दी गई है, राइट। तो यहाँ पर देखिएगा, अगर हम लोग इनकी सर्कुलर स्केल रीडिंग की पोजीशन को ऑब्जर्व करें, तो पहले वाले स्टूडेंट के लिए ये हमारा जीरो से ये 5 सर्कुलर डिवीजन आगे है, ठीक है। और दूसरे वाले स्टूडेंट के लिए, ठीक है ना, ये देखो 92 पे आया हुआ है, 92 पे, ठीक है, यानी कि आपका 0 से लेके 100, ठीक है ना, 100 से आप कम कर दीजिएगा 8, तो ये हमारा 92 आ जाएगा। यानी कि इतना ये 100 से कितना पीछे होगा, यानी कि 0 से कितना पीछे हो जाएगा, ये हमारा 8 डिवीजन पीछे है। तो यानी कि ये हमारा सर्कुलर स्केल की 5 डिवीजन आगे है और ये हमारा सर्कुलर डिवीजन की 8 डिवीजन पीछे है। तो इनका जो डिफरेंस आएगा बेटा, वही हमें यहाँ पर बताना है। तो इसका, इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, इसके करस्पॉन्डिंग इनका आपका मेजरमेंट का डिफरेंस प्लस इसकी मेजरमेंट का डिफरेंस, राइट, ठीक है। और पिच कितना दिया गया है, 0.1 सेंटीमीटर। पिच की मदद से और सर्कुलर स्केल डिवीजन में कितने हमारे डिवीजन है, ठीक है ना, उसकी मदद से सबसे पहले हम लोग हमारा लीस्ट काउंट को मेजर कर लेते हैं। तो देखिएगा, लीस्ट काउंट क्या हो जाएगा, एक पिच डिवाइडेड बाय सर्कुलर स्केल डिवीजन। तो एक पिच तो है हमारा 0.1 सेंटीमीटर और सर्कुलर स्केल में कितने डिवीजन है, 100 इक्वल्स डिवीजन है, तो डिवाइडेड बाय 100 कर लो, तो ये आ जाएगा हमारा 0.01 सेंटीमीटर। अब हमें इनकी रीडिंग का डिफरेंस बताना है। इसमें आपका 5 सर्कुलर डिवीजन की रीडिंग का डिफरेंस और इसमें 8 सर्कुलर डिवीजन की रीडिंग का डिफरेंस। तो टोटल इनकी रीडिंग का डिफरेंस क्या आ जाएगा हमारे पास में, पहले वाले स्टूडेंट की रीडिंग का डिफरेंस प्लस दूसरे वाले स्टूडेंट की, ठीक है ना, स्क्रू गॉज की रीडिंग का डिफरेंस। तो इसकी रीडिंग क्या आएगी, एक्चुअल वैल्यू क्या आएगी, ठीक है ना, इसकी जो आपकी सर्कुलर स्केल की डिवीजन है, ठीक है ना, इसको n1 ले लो इनटू लीस्ट काउंट ले लो, प्लस इसकी सर्कुलर स्केल की डिवीजन जो कि 8 है ना, ये 92 मत समझ लीजिएगा, ये आपका 0 से कितना दूर है या फिर उसके कितना वेरिएशन में है वो बताना है। तो 0 या फिर 100 से ये 8 वेरिएशन में है, तो ये 90 सॉरी n2 इनटू ये हमारा लीस्ट काउंट। तो सॉरी, तो यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ पर इनकी बीच के जो रीडिंग का डिफरेंस हो जाएगा वो आ जाएगा n1 प्लस n2 इंटू लीस्ट काउंट। तो n1 हमारा कितना है, इसमें हम लोग देख सकते हैं, दिस इज 0 से 5 के बीच में जो दूरी है विच इज़ 5, प्लस इसमें 0 या फिर 100 से 92 के बीच का डिफरेंस हमारा 8 है, और लिस्ट काउंट हमने निकाला दो की है 0.001, राइट। तो 5 प्लस 8 इज 13 इंटू 0.001 कर लीजिएगा, यानी कि आ गया 0.013 सेंटीमीटर एज आवर आंसर। तो यानी कि सही आंसर जो हमारा बनेगा ये बनेगा 0.013 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका आंसर हमें मिल रहा है। तो ये फिर से इंटीजर वैल्यू टाइप क्वेश्चन है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है हमारा। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि द वर्नियर स्केल यूज्ड फॉर मेजरमेंट हैज़ ए पॉजिटिव जीरो एरर ऑफ 0.2 मिलीमीटर। एक वर्नियर स्केल को मेजरमेंट के लिए जब यूज़ किया गया है तो उसमें हमारी पॉजिटिव जीरो एरर 0.2 मिलीमीटर की मिल रही है। इफ while taking a measurement it was noted that zero on the vernier scale lies between 8.5 centimeter and 8.6 centimeter. Vernier coincidence is 6, then the correct value of measurement is। तो मेजरमेंट लेते टाइम पर ये ऑब्जर्व किया कि जो वर्नियर स्केल का जो ज़ीरो है वो
मेन स्केल की 8.5 सेंटीमीटर और 8.6 सेंटीमीटर के बीच में लाई कर रहा था, यानी कि इतनी तो श्योरली हमारी रीडिंग है ही है। और बाकी और कितनी रीडिंग बनेगी वो हमारा वर्नियर कोइंसिडेंट 6 और लीस्ट काउंट की मदद से हमें मिल जाएगा। हाँ, और लेकिन इसमें जीरो एरर मत भूलिएगा, जीरो एरर कितना है 0.2 मिलीमीटर। तो देखिएगा, हमें ट्रू रीडिंग जब बतानी है, निकालनी है, तो ट्रू रीडिंग कैसे निकालते हैं कि जो भी हमारी वर्नियर स्केल की रीडिंग बनेगी उसमें जीरो एरर को सब्ट्रैक्ट मार दीजिए, तो वो हमें ट्रू रीडिंग दे देगा। तो यानी कि ये आ जाएगा मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीजन मेन स्केल के साथ कोइंसाइड हुआ इनटू लीस्ट काउंट, और ट्रू रीडिंग देखना है तो जीरो एरर को यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा। बिल्कुल सही बात। तो मेन स्केल की रीडिंग 8.5 सेंटीमीटर लोगे या 8.6 सेंटीमीटर? ऑब्वियसली छोटी वाली, है ना, क्योंकि इसके बाद की जो वैल्यू है वो हमें, है ना, वर्नियर कोइंसिडेंस से मिल जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा 8.5 प्लस, ठीक है ना, VSD कितना है 6 है, लीस्ट काउंट हमारा 0.01 है। ठीक है, कैसे, राइट, ये ऐसे निकाला हमने कि इसमें जो पॉजिटिव जीरो एरर है वो 0.2 मिलीमीटर की है, ठीक है ना, यानी कि इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर कितना हो गया ये 0.02, लेकिन लिस्ट काउंट की बात करें तो ये हमारा 0.01 सेंटीमीटर दे देगा। ठीक है, तो माइनस ये हमारा 0.02, ठीक है ना, या फिर डायरेक्टली हमको पता है कि वर्नियर स्केल में जो लिस्ट काउंट होता है वो हमारा 0.01 सेंटीमीटर का होता है, तो वो फैक्ट यूज़ कर लो, राइट। ठीक है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, यानी कि अल्टीमेटली हमें मिल जाएगा दिस इज योर 8.54 सेंटीमीटर। तो सही आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन बी विच इज़ 8.54 एज आवर करेक्ट आंसर। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द यंग्स मॉडुलस ऑफ ए वायर ऑफ रेडियस 0.2 सेंटीमीटर measured using a scale of least count of 0.001 centimeter and length 1 meter measured using a scale of least count 1 millimeter, a weight of mass 1 kg measured using a scale of least count of 1 gram was hanged to gauge the elongation of 0.5 centimeter measured using a scale of least count of 0.001 centimeter। ठीक है भैया, इतने बड़े स्टेटमेंट्स को देख के कंफ्यूज मत होइएगा, सिंपली कहानी किसको लेके है, पूरी कहानी हमारा यंग्स मॉडुलस को लेके है। ठीक है, यंग्स मॉडुलस की जो फिर हमें रीडिंग लगती है, यंग्स मॉडुलस यानी कि आपका वायर को एलोंगेशन के लेके आपकी सिचुएशन बन रही है, तब उसके ऊपर में हम लोग कोई फोर्स लगा रहे हैं या फिर वेट लगा रहे हैं। तो वायर की रेडियस 0.2 लीस्ट काउंट इसकी बताई गई है, वायर की लेंथ 1 मीटर लीस्ट काउंट उसकी बताई गई है, उसके ऊपर में कितना वेट लगाया है 1 kg का, उसका लीस्ट काउंट बताया गया है। ठीक है, इसकी वजह से हमारा वायर जो है वो 0.5 सेंटीमीटर से एलोंगेट या फिर उसकी लेंथ में इंक्रीज आई है। ठीक है, सो व्हाट विल बी द फ्रैक्शनल एरर इन द वैल्यू ऑफ यंग्स मॉडुलस डिटरमाइंड बाय दिस एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट की मदद से हमारा यंग्स मॉडुलस में परसेंटेज फ्रैक्शनल एरर कितनी मिलेगी ये हमें पूछा गया है। तो डियर स्टूडेंट्स, यंग्स मॉडुलस की बात हो रही है तो यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला हमारा होता है फोर्स, ठीक है ना, अप्लाइड ऑन द वायर इनटू इनिशियल या एक्चुअल लेंथ ऑफ द वायर अपॉन में क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द वायर इनटू चेंज इन लेंथ या फिर एलोंगेशन ऑफ द वायर। तो फोर्स यहाँ पर वेट लगाया है, ठीक है ना, 1 kg का मास, तो 1 kg के मास से वेट बनेगा mg इनटू लेंथ ऑफ द वायर अपॉन में वायर हमारा सर्कुलर है जिसकी रेडियस इतनी बताई गई है, और सर्कुलर क्रॉस सेक्शन एरिया πr² हो जाएगा, और एलोंगेशन डेल्टा एल, इसको स्मॉल एल से हम लोग यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं और कुछ नहीं। तो हमें यहाँ पर परसेंटेज फ्रैक्शनल एरर इन यंग्स मॉडुलस y बताना है। सो इट विल बी डेल्टा y अपॉन में y इंटू 100 इज इक्वल टू, राइट, अब मास में फ्रैक्शनल एरर दैट इज डेल्टा m अपॉन में m प्लस लेंथ में फ्रैक्शनल एरर डेल्टा l अपॉन में l प्लस रेडियस में फ्रैक्शनल एरर यहाँ पर r² है तो ये सामने 2 ले लो, डेल्टा r अपॉन में r प्लस
फ्रैक्शनल एरर इन एलोंगेशन इट इज़ डेल्टा एल अपॉन में एल, और परसेंटेज में पूछा गया है तो मल्टीप्लाइड बाई 100 कर दीजिए। ठीक है, इज इक्वल टू, ठीक है, अब वैल्यूज पुट कर लीजिएगा। तो मास की बात हो रही है तो मास में हमारे पास में डेल्टा एम या फिर यहाँ पर लीस्ट काउंट को हम लोग यूज़ कर लेंगे। तो देखिएगा मास की बात हो रही है 1 kg का मास, और इसका लीस्ट काउंट 1 ग्राम है। 1 ग्राम को kg में चेंज करिए तो ये आ जाएगा 10⁻³ अपॉन में 1 kg प्लस एक्चुअल लेंथ ऑफ द वायर कितना है हमारे पास में 1 मीटर, लीस्ट काउंट 1 मिलीमीटर, तो 1 मिलीमीटर यानी कि 10⁻³ मीटर डिवाइडेड बाय 1 मीटर प्लस 2 इंटू डेल्टा आर, ठीक है ना, यानी कि रेडियस की लीस्ट काउंट हमारी कितनी है 0.001 सेंटीमीटर, और रेडियस हमारी सेंटीमीटर में ही दे रखी है, तो ये हो गया 0.001 डिवाइडेड विथ 0.2 इस प्रकार से, प्लस डेल्टा एल एलोंगेशन के लिए क्या बोला गया है, लिस्ट काउंट है इसकी 0.001 सेंटीमीटर और मेजर्ड वैल्यू है 0.5, तो ये आ जाएगा 0.001 डिवाइडेड विथ 0.5 इंटू ये 100 यानी कि परसेंटेज एरर आ जाएगा। सो दिस विल बी, ठीक है ना, ये देखिए 10⁻³ डिवाइडेड बाई 1 इंटू 100 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 1/10। इसी प्रकार से अगला वाला टर्म भी हमारा 1/10, फिर ये आ जाएगा 1 और ये वाला टर्म बन जाएगा 1/5। एलसीएम ले लो, एलसीएम हमारा डिनोमिनेटर 10 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 + 1 और ये बन जाएगा 10 प्लस ये बन जाएगा हमारा 2 डिवाइडेड विथ 10 हो गया, तो 1 + 1 + 10 + 2 यानी कि ये आ गया 14 डिवाइडेड बाई 10 यानी कि ये बन गया 1.4% एज आवर आंसर। तो सही आंसर एज पर आवर ऑप्शन डी इज 1.4%, राइट। ठीक है, चलेंगे अगले सवाल पे आएंगे फिर हम लोग। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। क्या दिया गया है सवाल कि 1 मेन स्केल डिवीजन ऑफ ए वर्नियर कैलिपर्स इज a सेंटीमीटर and nth division of the vernier scale coincides with n-1th division of the main scale। बोला गया है कि मेन स्केल डिवीजन जो है वर्नियर कैलिपर्स का ये हमारा a सेंटीमीटर का है, और यहाँ पर वर्नियर स्केल का जो nth डिवीजन है वो हमारे मेन स्केल के n-1th डिवीजन के साथ कोइंसाइड कर रहा है। द लीस्ट काउंट ऑफ द कैलिपर्स इन मिलीमीटर इज, तो इस वर्नियर कैलिपर की लिस्ट काउंट कितनी होगी ये हमें बताना है। तो देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें बोला गया है कि n वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू n-1 मेन स्केल डिवीजन। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं हमारा एक वर्नियर स्केल डिवीजन इन टर्म्स ऑफ मेन स्केल डिवीजन हो जाएगा, इस n को यहाँ पर डिवाइड में कर दीजिएगा तो यानी कि आ जाएगा n-1 अपॉन में n इंटू मेन स्केल डिवीजन। लीस्ट काउंट की बात हो रही है तो लीस्ट काउंट जैसे हमें पता है इट इज़ योर 1 मेन स्केल डिवीजन -1 वर्नियर स्केल डिवीजन होता है, इज इक्वल टू ये हमारा 1 मेन स्केल डिवीजन -1 वर्नियर स्केल डिवीजन कितना आया था, ये इतना आया है, दैट इज n-1 अपॉन n मेन स्केल डिवीजन। सो इट इज n-1 अपॉन में n मेन स्केल डिवीजन हो गया। एलसीएम ले लीजिएगा तो ये बन जाएगा n+1 अपॉन में n मेन स्केल डिवीजन, यानी कि ये आ रहा है हमारे पास में 1 मेन स्केल डिवीजन डिवाइडेड बाय n, और एक मेन स्केल डिवीजन कितना है a सेंटीमीटर के बराबर, सो इट इज a सेंटीमीटर बाय n हो गया। लेकिन हमें तो फाइनली आंसर मिलीमीटर में बताना है, तो 1 सेंटीमीटर में हमारा 10 मिलीमीटर होता है, यानी कि ये बन जाएगा हमारे पास में a/n इंटू 10 मिलीमीटर, या फिर हम लोग बोल सकते हैं इसको इट इज इक्वल टू 10a/n मिलीमीटर, इस प्रकार से। ठीक है, तो ऑप्शन के हिसाब से ऑब्जर्व करें तो हम लोग देख सकते हैं हमारा ऑप्शन डी जो है एकदम सही आंसर है। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे आते हैं। फिर अगला सवाल हमें दिया गया है कि द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज t = 2 पाई अंडर रूट ऑफ L/g, राइट। तो
एक सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन है वो हमें एज पर फॉर्मूला बताया गया है, विच इज 2π√L/g. Measured value of L is 1 meter from meter scale having a minimum division of 1 millimeter and time of one complete oscillation is 1.95 second measured from a stopwatch of 0.01 second resolution. तो यहाँ पर जो स्ट्रिंग की लेंथ है सिंपल पेंडुलम की वो 1 मीटर है ना, 1 मीटर स्केल के थ्रू मेज़र किया गया है, जिसका मिनिमम डिवीजन या फिर लीस्ट काउंट 1 मिलीमीटर है, और टाइम जो है एक कंप्लीट ऑसिलेशन का 1.95 सेकेंड्स है, जिसमें हमारा लीस्ट काउंट या फिर रेजोल्यूशन 0.01 सेकेंड का है। तो पूछा जा रहा है कि द परसेंटेज एरर इन द डिटर्मिनेशन ऑफ जी विल बी। तो यहाँ पर जी विच इज़ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसमें परसेंटेज एरर कितना आएगा वो हमें बताना है। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि हमें दे रखा है कि टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज 2π√L/ ये जी है, तो दोनों साइड का स्क्वायर करके हम लोग फिर ये जी की वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी कि जी आ जाएगा हमारे पास 4π²L/t² आ गया। तो यहाँ पर परसेंटेज फ्रैक्शनल एरर इन जी की जब बात करेंगे तो ये हो जाएगा कि परसेंटेज फ्रैक्शनल एरर इन जी विल बी, एरर हमारी एल में है तो यानी कि आ गया परसेंटेज फ्रैक्शनल एरर इन एल प्लस t² है तो 2 टाइम्स परसेंटेज फ्रैक्शनल एरर इन टाइम पीरियड, है ना, इस तरीके से। अब यहाँ पर डेल्टा एल यानी कि लिस्ट काउंट इन लेंथ मेंशन कर दीजिएगा, जो कि कितनी है 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर यानी कि 10⁻³ मीटर, ठीक है ना। मेजर्ड वैल्यू ऑफ लेंथ इज 1 मीटर प्लस 2 टाइम्स परसेंटेज फ्रैक्शनल इन टाइम। तो टाइम की हमारे लिस्ट काउंट कितनी है 0.01 सेकेंड, जिसको हम लोग 10⁻² से भी लिख सकते हैं, डिवाइडेड विद टाइम पीरियड हमारा 1.95 सेकेंड का है, इनटू ये 100 कर दीजिए, राइट। 100 कर दिया हमने, तो पहली वाली वैल्यू देखिएगा 1/10 आ जाएगी, यानी कि ये 0.1 आ गया, प्लस ठीक है ना ये हमारी वैल्यू आ जाएगी 1.0256। तो इन दोनों को ऐड करिएगा, ये आ जाएगा 1.1256, जिसको अप्रोक्सीमेटली ठीक है हम लोग लिख सकते हैं एज 1.13%, और ये हमारा ऑप्शन ए हमको दिख रहा है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे आ जाते हैं। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है कि फिजिकल क्वांटिटी z डिपेंड्स ऑन 4 ऑब्जर्वेबल्स a, b, c and d as z इज इक्वल टू a² इंटू बी की पावर 2/3 अपॉन √c इंटू डी की पावर 3। तो z की जो वैल्यू है वो a, b, c और d के ऊपर में इस इक्वेशन के अकॉर्डिंगली डिपेंड कर रही है। द परसेंटेज ऑफ एरर इन द मेजरमेंट ऑफ a, b, c एंड d आर, ठीक है। तो यहाँ पर a, b, c और d में जो परसेंटेज एरर है वो रेस्पेक्टिवली, यानी कि a में हमारी 2% है, b में 1.5% है, c में 4% है और d में 2.5% है। द परसेंटेज ऑफ एरर इन z इज, तो z में परसेंटेज एरर कितनी है वो हमें बताना है। तो देखिएगा डियर स्टूडेंट, बड़ा सिंपल सवाल पूछा जा गया है यहाँ पे। तो z की इक्वेशन क्या दे रखी है, z इज इक्वल टू a² b की पावर 2/3 अपॉन में √c इंटू डी की पावर 3। तो अगर हमें यहाँ पर परसेंटेज फ्रैक्शनल एरर इन z बताना है तो क्या करेंगे, इस इक्वेशन को देखिएगा, a की पावर कितनी है 2 है, तो 2 टाइम्स परसेंटेज फ्रैक्शनल इन एरर a प्लस b की पावर कितनी है 2/3, तो ये हो जाएगा प्लस में 2/3 परसेंटेज फ्रैक्शनल एरर इन b प्लस c की पावर कितना है रूट में है यानी कि 1/2, तो ये आ जाएगा 1/2 डेल्टा c अपॉन c, दैट इज परसेंटेज फ्रैक्शनल एरर इन c प्लस d³ है, ठीक है। तो यानी कि आपका 3 टाइम्स परसेंटेज फ्रैक्शनल एरर इन d हो जाएगा। परसेंटेज बताने के लिए मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दीजिए, सो इट विल बी 2 इंटू ए में कितना परसेंटेज एरर है हमारा 2% का, प्लस 2/3 टाइम्स परसेंटेज फ्रैक्शनल एरर इन बी कितना है 1.5%, प्लस हाफ इंटू परसेंटेज
फ्रैक्शनल एरर इन सी कितना बोला गया है 4% का, प्लस 3 टाइम्स परसेंटेज फ्रैक्शनल एरर इन डी कितना बोला गया है 2.5% बोला गया है। तो देखिएगा यहाँ पर ये 1.53 को 2 टाइम्स कैंसिल आउट कर देगा, ये 2 से 2 चला जाएगा। सेम यहाँ पर भी 4 हमारा 2 से 2 टाइम्स चला जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारा 2 इंटू 2 यानी कि 4%, प्लस ये आ गया 1%, प्लस ये 2%, प्लस 3 इंटू 2.5 यानी कि 7.5%। तो 4 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 7.5 करेंगे तो ये आ जाएगा 14.5%। तो यानी कि सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी विच इज 14.5%, राइट। चलिए आगे आ जाते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि द डेंसिटी ऑफ ए सॉलिड मेटल स्फीयर इज डिटरमाइंड बाय मेजरिंग इट्स मास एंड इट्स डायमीटर। कि एक सॉलिड मेटल स्फीयर का, ठीक है, डेंसिटी मेजर करी गई है इसके मास और डायमीटर की मदद से। द मैक्सिमम एरर इन द डेंसिटी ऑफ द स्फीयर इज x अपॉन 100%। तो इस स्फीयर की डेंसिटी में जो मैक्सिमम एरर है वो हमारी x अपॉन 100% की है। इफ द रिलेटिव एरर्स इन मेजरिंग द मास एंड द डायमीटर आर 6% एंड 1.5% रिस्पेक्टिवली, द वैल्यू ऑफ x इज। अगर मास और डायमीटर में हमारी रिलेटिव, ठीक है ना, परसेंटेज एरर 6% की और 1% की है तो बताना है कि यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है। तो डियर स्टूडेंट्स, डेंसिटी की बात हो रही है तो डेंसिटी होता है हमारे पास में मास अपॉन वॉल्यूम। तो ये हो जाएगा मास वॉल्यूम किसका, एक स्फीयर का। स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है, राइट। लेकिन हमें तो यहाँ पर डायमीटर की बात की गई है, तो डायमीटर और रेडियस के बीच में क्या रिलेशन होता है कि रेडियस इज हाफ ऑफ डायमीटर। तो ठीक है, यहाँ पर बोल दो कि हमारे पास में रेडियस जो है इट इज़ हाफ ऑफ डायमीटर और यहाँ पर इसका क्यूब कर दीजिएगा। अब देखिएगा ये हो जाएगा d³/8, ठीक है ना। ये 8 4 से 2 टाइम्स चला जाएगा, 3 इंटू 2 6 आ जाएगा, 6 को ऊपर ले लो तो ये आ जाएगा 6m अपॉन में पाई d³ इस प्रकार से, है ना, राइट। तो यहाँ पर अब परसेंटेज फ्रैक्शनल एरर इन डेंसिटी की बात हो रही है, सो वी कैन से कि डेल रो अपॉन आर इंटू 100 इज इक्वल टू, ठीक है, परसेंटेज फ्रैक्शनल एरर इन मास विच इज डेल्टा m अपॉन m इंटू 100, प्लस ये हमारा d³ है तो 3 टाइम्स परसेंटेज फ्रैक्शनल एरर इन डायमीटर इंटू ये 100 हो गया, राइट। परसेंटेज फ्रैक्शनल एरर इन मास कितना बोला गया है 6% का है तो ये आ गया 6%, प्लस 3 टाइम्स परसेंटेज फ्रैक्शनल एरर इन डायमीटर कितना है 1.5% का, तो ये बन जाएगा हमारे पास में 6% प्लस 3 इंटू 1.5 यानी कि ये हो गया 4.5%, राइट। लेकिन सवाल में दे रखा है कि जो डेंसिटी की परसेंटेज फ्रैक्शनल एरर है वो हमारी x/100% की है, यानी कि डेल्टा रो अपॉन रो इंटू 100 ये हमें x/100% दे रखा है और इसकी वैल्यू हमारी, ठीक है ना, 6 + 4.5 यानी कि 10.5% मिल गई है। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि हमारा जो x है वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10.5 इंटू 100 विच इज 1050, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा हमारा 1050 के लिए, ठीक है। तो चलिए फिर अगले सवाल पे आएंगे हम लोग। अगला सवाल, ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर आपको ये देखने में थोड़ा ऐसा लग सकता है, ठीक है ना, बड़ा सा, लेकिन है बड़ा सिंपल। देखिएगा क्या दिया गया है कि फॉर दी 4 सेट्स ऑफ 3 मेजर्ड फिजिकल क्वांटिटीज एज गिवन बिलो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। तो यहाँ पर, ठीक है ना, हमारे पास में 4 सेट है, ठीक है ना, 3 मेजर्ड फिजिकल क्वांटिटीज के लिए, और ऑप्शंस के हिसाब से हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा ये हमें बताना है, ठीक है।
तो देखिएगा ये पहला सेट, ये दूसरा सेट, ये तीसरा सेट, ये चौथा सेट ए, बी और सी के लिए। और ऑप्शन में अगर नज़र डालें तो इनका एडिशन की आपस में रिलेशन पूछी गई है। तो क्यों ना हम लोग हर एक सेट का एडिशन ही कर लें। तो जैसे पहला सेट का एडिशन विच इज़ A1 प्लस B1 प्लस C1, ठीक है। तो A1 देखिए कितना दिया है हमें 24.36 प्लस B1 कितना दिया है 0.0724, C1 कितना दिया है 256.2, राइट। तो यहाँ पर इनका एडिशन करिएगा तो ये आ जाएगा 280.6324, जिसको अप्रॉक्सीमेटली हम लोग, ठीक है ना, डेसिमल के एक पॉइंट तक अगर लिखें तो ये आ जाएगा 280.6। इसी प्रकार से A2 प्लस B2 प्लस C2 कर लीजिएगा। A2 है हमारा 24.44 प्लस B2 है हमारा 16.082 प्लस C2 है हमारा 240.2। तो इन सभी को ऐड करने पे आएगा 280.722। इसको डेसिमल के एक पॉइंट तक लिखेंगे तो ये आ जाएगा 280.7, ठीक है। इसी तरह से तीसरे सेट के तीनों टर्म्स को ऐड कर लीजिएगा, दैट इज A3 प्लस B3 प्लस C3। A3 है हमारा 25.2 प्लस B3 है 19.2812 प्लस C3 है हमारा 236.183, राइट। इन तीनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 280.6642, जिसको डेसिमल के एक पॉइंट तक बाद में लिखें तो ये आ जाएगा 280.7, ठीक है। तो आखिरी वाला सेट का भी एडिशन कर लो, यानी कि A4 प्लस B4 प्लस C4। तो ये आ जाएगा हमारे पास में, ठीक है। A4 है 25, B4 है 236.191 प्लस C4 है 19.5। तो इन तीनों का एडिशन मिलेगा 280.691, डेसिमल के एक पॉइंट तक आगे लिखें तो ये आ जाएगा हमारा, ठीक है ना, अप्रॉक्सीमेटली 280.7। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि हमारा दूसरा, तीसरा और चौथा सेट की वैल्यू एग्जैक्टली सेम आ रही है और पहले वाले सेट की जो वैल्यू आ रही है इन तीनों सेट से कम आ रही है। यानी कि सीधी सीधी जो हमारी रिलेशन मिल रही है, दैट इज़ पहले सेट के लिए A1 प्लस B1 प्लस C1, ये हमारा दूसरे सेट की वैल्यू से कम है और दूसरा सेट और तीसरा सेट सेम है, और यही तीसरा सेट जो है वो चौथे सेट के एडिशन के बराबर है, दैट इज A4 प्लस B4 प्लस C4। ये रिलेशन हम लोग इनमें आपस में ऑब्जर्व कर पा रहे हैं और यही रिलेशन हमारी ऑप्शन डी में बताई गई है। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, राइट।